स्वागत है दोस्तों आशीष कोचिंग क्लासेस के और एक फ्रेश नए वीडियो में। हम लोग देख रहे थे जवाहर नवोदय विद्यालय का क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए, एग्ज़ाम कैसे होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशंस हम लोग इस पूरे वीडियो में देखेंगे। इससे पहले भी 2 स्लाइड्स और बन चुके हैं, 2 वीडियोस और बन चुके हैं, जो कि है एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2। इसका पार्ट 1 और 2 वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। इसमें आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो लोग प्लीज़ उसको भी चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो है, हम लोग अब इसमें डोमिसाइल कैसे करना है ना, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह क्या क्या होंगे, उसके साथ साथ फीस क्या रहेगा, सर्टिफिकेट्स क्या क्या रहेंगे, प्रोसेस क्या रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका है और समझ भी चुके हैं। अब जो आगे के जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या है, हु इज़ एलिजिबल, ठीक है। तो हम लोग देखना है भाई कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है। तो देखिए जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कि क्लास 4 में थे अभी, बट अभी क्लास 5 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो बच्चे एलिजिबल होते हैं। अभी हम लोग एज क्राइटेरिया की भी बात करेंगे अगर, तो उन जो बच्चे लोग को 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के बीच में उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और ये दोनों ही दिन इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। कौन कौन सा दिन, 1 मई 2014 और साथ ही साथ 31 जुलाई 2016, ये दोनों डेट इंक्लूडेड रहेंगे, प्लस इसके बीच का जो पार्ट है वो भी, ठीक है। इसके साथ साथ क्या चीज़ है कि जो भी बच्चे हैं अगर वो सेम डिस्ट्रिक्ट से भर रहे हैं, मान लीजिए कि सरगुजा डिस्ट्रिक्ट से भर रहे हैं, तो उन्हीं बच्चों को सरगुजा में क्लास 3rd, 4th और 5th भी पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई और ज़िले से 3rd, 4th पढ़ा है फिर 5th कहीं और से पढ़ा है तो वो जवाहर नवोदय के लिए फॉर्म भर सकता है। तो जिस भी ज़िले का अपने को फॉर्म भरना है उसी ज़िले का हमको प्रॉपर रेसिडेंट रहना है, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग देखते हैं आगे। इसके बाद देखेंगे क्या बोल दिया, एटलीस्ट 75% ऑफ द सीट्स इन अ डिस्ट्रिक्ट विल बी फिल्ड बाय कैंडिडेट प्रोविंशियली सेलेक्टेड फ्रॉम रूरल एरियाज, ठीक है। मतलब 75% जो बच्चे हैं ना वो रूरल एरिया से ही लिए जाते हैं। अब इसमें बहुत से पेरेंट्स को एक ये डाउट रहता है कि सर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है क्या। तो देखिए ऐसा नहीं है। जो भी बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो, उनको 75% सीट्स का लाभ जरूर मिलता है। और अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से है बट फिर भी वो रूरल एरिया में नहीं है, वो अर्बन एरिया में पढ़ता है, तो उसको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। द रिमेनिंग सीट्स आर ओपन विच विल बी फिल्ड ऑन मेरिट फ्रॉम बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया कैंडिडेट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एज पर सिलेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है। तो बचे हुए 25% जो सीट हैं वो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही फिलअप किए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या बोल दिया है, अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर द रूरल कोटा मस्ट हैव स्टडीड इन क्लास 3rd, 4th एंड 5th, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अगर जो भी रूरल एरिया या फिर रूरल कोटा का लाभ उठाना चाहता है तो उसको ऑलरेडी क्लास 3rd, 4th और 5th तीनों चीज़ें पढ़ी होनी चाहिए उसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। कंप्लीटिंग फुल एकेडमिक सेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट स्कूल भी चलेगा बट कोई ना कोई वो बोर्ड से एफिलेट होना चाहिए, यानी कि सीजी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या जिस भी स्टेट में हो तो स्टेट बोर्ड से वो एफिलेशन होना चाहिए। हाउएवर द कैंडिडेट शुड स्टडी full academic session under rural area in class 5th from the same district where admission is being sought। तो देखिए अगर अपने को रूरल एरिया का लाभ लेना है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर एरिया से कम वो क्लास 5th तो पढ़ा होना ही चाहिए, ठीक है। और उस पर्टिकुलर जो स्टेट या जो डिस्ट्रिक्ट है उससे 3rd और 4th दोनों पढ़ा रहना चाहिए, ठीक है। फिर देखते हैं कैंडिडेट स्टडिंग अंडर द स्कीम्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग should produce their rural status certificate issued by district magistrate or tehsildar or block developer officer indicating that the child has been residing
एंड स्टडी इन द रूरल एरिया फॉर लास्ट 3 ईयर्स। तो देखिए अपने को क्या चाहिए कि एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए। सर्टिफिकेशन का मतलब क्या कि लिखित में होना चाहिए। कौन कर सकता है? ब्लॉक से भी आप जो है वो बनवा सकते हैं, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको कि हम गांव में क्या बोलते हैं? बीडीओ बोलते हैं। ठीक है, गांव के जो भी बच्चे होंगे या फिर जो भी कैंडिडेट होंगे वो लोग बीडीओ से सर्टिफिकेट जो है वो अपना बनवा सकते हैं कि हम हाँ भाई हम इसी रूरल एरिया के हैं। नहीं तो तहसीलदार से भी बनवा सकते हैं, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जो कलेक्टर होते हैं उनसे भी आप ये सर्टिफिकेट की मांग कर सकते हैं या बोल सकते हैं बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए अब यहाँ पे ना कुछ अलग अलग चीज़ें हैं फॉर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स। ठीक है, मतलब जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि मेल या फीमेल कैटेगरी दोनों में ही किसी में भी नहीं आते, तो देखिए उनके लिए कोई अलग से सीट वगैरह नहीं रखा गया है। बट वो अगर अर्बन, रूरल या फिर ओबीसी, एससी, एसटी या दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो वो उसका लाभ उठा सकते हैं। फिर देखिए रिजर्वेशन ऑफ सीट। तो देखिए एटलीस्ट 75% of seats in a district are filled by candidate provincially selected from the urban area, rural areas। ये हो गया था। The remaining seats are open in which will be filled from urban and rural areas candidate on the basis of merit list। ठीक है, ओके। तो देखिए मेरिट लिस्ट के बेसिस पे बाकी 25% हम लोग कर सकते हैं। ये जो है ना हमने ऑफिशियल जो वेबसाइट था जेएनवी का, उसी से जो उसका प्रोस्पेक्टस था उसी के स्लाइड्स से हम लोगों ने उठाया है। ठीक है, ओके। तो देखो अब इसके बाद क्या है कि अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कैसा है। तो देखिए 15% जो है वो कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट से होने ही चाहिए, 7.5% जो है वो शेड्यूल ट्राइब से होने ही चाहिए। बट जो मैक्सिमम जो रिजर्वेशन मिल सकता है मेरिट लिस्ट के बावजूद भी वो मैक्सिमम 50% ही मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे। इसमें ना क्या बोल दिया, 27% ऑफ रिजर्वेशन शैल बी प्रोवाइडेड टू द ओबीसी स्टूडेंट एज पर सेंट्रल लिस्ट ओवर द अबव रिजर्वेशन ऑफ एससी एंड एसटी। तो देखिए एससी और एसटी के रिजर्वेशन के बाद 27% जो सीट्स हैं वो ओबीसी के जो बच्चे हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट के जो बच्चे हैं उनके लिए रखा रहता है, तो उसका भी वो लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, द रिजर्वेशंस to the OBC students shall be implemented as per central list as applicable from time to time. The OBC candidate not included in central list would apply as a general candidate। मतलब आपका सेंट्रल लिस्ट में OBC सर्टिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप इस 27% का लाभ उठा सकते हैं, वरना आप इसका लाभ उठा नहीं पाएंगे। फिर देखिए मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स आर फिल्ड बाय गर्ल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, और हमारी भारत के सरकार के द्वारा जो एक स्टेप लिया गया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक स्टेप लिया गया है उसके तहत ही है कि कम से कम 1/3 मतलब जितने भी सीट हैं, अगर मान लीजिए कि 80 सीट होंगे तो उसका जो 1/3 होगा वो हमको क्या करना है, लड़कियों के लिए ही वो रिजर्व्ड है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि 1/3 से ज़्यादा भी लड़कियां हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम 1/3 गर्ल्स तो होनी ही चाहिए। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। ठीक है, इन ऑर्डर टू एंश्योर 1/3 selection of girls may be preferred than boys as per नवोदय विद्यालय selection criteria wherever necessary। ठीक है, मतलब गर्ल्स को ज़्यादा प्रिफर किया जाता है कि वह जवाहर नवोदय विद्यालय का जो स्कीम है उसका वो लाभ उठा सकें और मिनिमम 1/3 जो लड़कियां हैं वो आके पढ़ सकें। फिर देखिए रूरल ओपन सीट्स आर एलोकेटेड ब्लॉक वाइज ऑन द बेसिस ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ द कंसर्न ब्लॉक एज पर नवोदय विद्यालय समिति सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, तो देखिए रूरल ओपन सीट जो होते हैं ना वो ब्लॉक वाइज अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे क्या होता है ना कि हर स्टेट में इक्वल नंबर ऑफ नवोदय विद्यालय नहीं है। अभी हम लोग इस पे भी आएंगे कि कौन से स्टेट में कैसा कैसा है। ठीक है, तो उस पर आप लोगों को और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब जो भी ऐसे बच्चे हैं जो कि जिनको सुनने में या चलने में कुछ भी तकलीफ है, ठीक है, तो उन बच्चों लोग के लिए क्या है स्पेशल कुछ सीट्स रखे गए हैं एज पर GOI नॉर्म्स। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे। अब तो देखिए डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ठीक है, क्योंकि जो पिछला वीडियो था उस पर बहुत लोगों ने बोला कि सर डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में बताइए, तो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट के लिए पूरा प्रॉपर 2-3 स्लाइड बनाया है। तो देखिए, द पेरेंट्स ऑफ कैंडिडेट who are provincially selected for admissions will have to submit the following documents at the time of admission for verification। ठीक है, तो देखिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब आप जो डेट बता रहे हैं कि आपके बच्चे का है, क्या वो एक्चुअल में वही है, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या कर सकते हैं, द कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी कंसर्न। ठीक है, फिर क्या है, प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर द कंडीशंस ऑफ नवोदय विद्यालय समिति। इससे पहले हम लोगों ने एलिजिबिलिटी का पूरा देख लिया है पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, फिर देखिए, फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर रूरल कोटा द पेरेंट्स विल ऑल्सो हैव टू सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपोनेंट अथॉरिटी टू इफेक्ट दैट द चाइल्ड हैड स्टडीड इन क्लास 3rd, 4th एंड 5th एज पर इंस्टीट्यूशनल स्कूल लोकेटेड इन रूरल एरिया। इस पॉइंट को ना बार बार स्लाइड्स में है, इसीलिए हम लोग को भी बताना पड़ रहा है कि क्लास 3rd और 5th, क्लास 3rd, 4th और 5th तीनों क्लासेस क्या है कि बच्चे को रूरल एरिया से पढ़ना पड़ेगा। फिर देखिए क्या है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। तो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट इसलिए ज़रूरी है कि जिस पर्टिकुलर जिला में आप नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, क्या आपका रेसिडेंस भी उसी पर्टिकुलर जिला का है, तो वो चीज़ हम लोग को क्या चीज़ से पता चलता है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट से पता चलता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए और क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट चाहिए रहती हैं, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट एज पर सेक्शन नंबर 7 ऑफ आधार एक्ट 2016 द प्रोविंशियली सेलेक्टेड कैंडिडेट has to submit the copy of Aadhaar card to get admission under the नवोदय विद्यालय स्कीम। ठीक है, ओके, तो एक आधार कार्ड का कॉपी देना जरूरी है। फिर देखिए, सर्टिफिकेट बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल रिगार्डिंग स्टडी डिटेल्स ऑफ 3rd, 4th एंड 5th। ओके, जहाँ भी बच्चा पढ़ रहा था उसका हमको क्या चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए, मतलब उसका जो रिजल्ट वगैरह बेसिकली चाहिए होता है क्लास 3rd, 4th और 5th का। और एक फॉर्म भरते टाइम एक पेरेंट्स को ना हेडमास्टर्स के लिए भी एक फॉर्म मिलता है, जहाँ पे उनको क्या करना होता है कि स्कूल जा कर के हेडमास्टर से उस फॉर्म में सिग्नेचर भी कराना होता है कि हाँ जो पर्टिकुलर बच्चा है वो हमारे स्कूल में क्लास 3rd, 4th और 5th में पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद देखिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कि मेडिकली आप कुछ भी अगर लाभ ले रहे हैं, है ना, कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई बच्चे को पैर में चलने में तकलीफ है, तो आप कुछ अगर कोटा का लाभ ले रहे हैं तो उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। ठीक है, सैनिक स्कूल में ये क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है। सैनिक स्कूल में क्या होता है कि मेडिकल फिटनेस देखा जाता है, मेडिकल सर्टिफिकेशन नहीं, वो अलग चीज़ है। फिर देखिए, अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन, अगर कोई बच्चा एक क्लास से दूसरे क्लास में माइग्रेट हो रहा है तो उसमें क्या लगता है, अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन भी लगता है। फिर क्या है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो कि मैंने अभी इससे पहले भी बताया था मेडिकल सर्टिफिकेशन के टाइम पे, ये यहाँ पे मेडिकल फिटनेस के बारे में। ठीक है, इसके बाद देखिए 10th वाले में चलते हैं, कैटेगरी और कम्युनिटी सर्टिफिकेट, मतलब जिस भी कैटेगरी का आप लाभ उठा रहे हैं, SC, ST या OBC वगैरह, तो उसका हमको क्या चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए। फिर क्या है, कैटेगरी कम्युनिटी सर्टिफिकेट OBC एज पर सेंट्रल लिस्ट इफ एप्लीकेबल। ठीक है, अगर आप कोई भी OBC लिस्ट का लाभ उठाना चाहते हैं तो सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम OBC वाली लिस्ट में होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेशन भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे ना क्या चीज़ के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग अब देखिए लैंग्वेज के बारे में देखने वाले हैं। क्या चीज़ के बारे में, लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, तो लैंग्वेज ना कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से लैंग्वेज में जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम होता है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अंडमान एंड निकोबार में जो है हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू, बंगला, ये सारे लैंग्वेजेस में होते हैं। आंध्र प्रदेश में हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी, उर्दू, उड़िया, कन्नड़। ठीक है, फिर देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में क्या है, हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, आसाम में हिंदी, इंग्लिश, आसामी, बोडो, गारो और बंगाली एंड मणिपुरी, बंगाली स्क्रिप्ट, और एक है जो मणिपुरी मैत्री मैक, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है। फिर क्या है, बिहार में क्या, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। ठीक है, फिर क्या है, चंडीगढ़ में
इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी। बेसिकली जो जिस स्टेट में जो भी लैंग्वेजेस चलते हैं ना उसी के बेसिस पे है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में इंग्लिश एंड हिंदी, फिर ये जो दिल्ली में भी क्या है इंग्लिश और हिंदी, फिर गोवा में इंग्लिश, हिंदी, मराठी और कन्नड़, ये चारों सब्जेक्ट। फिर क्या है गुजरात में इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और मराठी। तो ऐसे करके बाकी भी स्टेट्स में है। आप इस वीडियो को पॉज करके पूरे स्टेट्स और उनके जो भी सब्जेक्ट है ना जो भी लैंग्वेजेस हैं उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में चलते हैं आगे जी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी को मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ। तो देखिए जो एग्ज़ाम जो होगा ना, एग्ज़ाम टोटल जो हमारे जवाहर नवोदय का विद्यालय का होता है उसमें टोटल 3 कैटेगरीज रहते हैं या 3 सब्जेक्ट रहते हैं। पहला जो सब्जेक्ट है वो क्या है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MAT भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलेंगे MAT। ठीक है, और दूसरा क्या है अर्थमेटिक टेस्ट, जिसको कि हम लोग मैथ्स भी बोलते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक टेस्ट या मैथ, नॉर्मली लोग इसको मैथ से समझ जाते हैं। फिर लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट मतलब क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंग्लिश। ठीक है, अगर कोई हिंदी से भर रहा है तो हिंदी या फिर जो भी कंसर्न लैंग्वेज होगा उसमें भर सकते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट में वो 40 क्वेश्चन होते हैं और बाकी दोनों में 20-20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बाकी दोनों में 20-20 क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए हर एक क्वेश्चन जो है ना वो 1.25 मार्क्स का रहता है, 1.25 मार्क्स ईच। ठीक है, इसमें कोई भी माइनस मार्किंग वगैरह नहीं रहती है। टोटल देखिए जो नंबर ऑफ मार्क्स हो जाएगा ये 50 मार्क्स का हो गया, कौन सा मेंटल एबिलिटी टेस्ट या फिर इंटेलिजेंस बोल लीजिए, रीजनिंग बोल लीजिए, है ना। अब देखिए जो मैथ है ना, मैथ की भी 20 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का, मतलब ये 25 मार्क्स का आपका हो गया मैथ। फिर क्या है इंग्लिश, इंग्लिश की भी 20 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का, टोटल अपना ये 25 मार्क्स का हो गया इंग्लिश। अगर टोटल मार्क्स की बात करें हम लोग तो 100 मार्क्स का पूरा पेपर रहता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 80 क्वेश्चन का पूरा ये क्वेश्चन पेपर रहता है। टाइमिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 आवर्स का हमारे पास टोटल यहाँ पे टाइम हमको मिलता है। ठीक है, कोई भी माइनस मार्किंग इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे अनुमान से जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी के आसपास हो सकता है, जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में, दिसंबर में तो नहीं होगा क्योंकि 2 बार जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो भी एक्सपेंड हो चुका है। पहले 29 जुलाई में था, फिर वो बढ़ करके 13 अगस्त को हुआ, फिर बढ़ करके 27 अगस्त को भी हो चुका है। ठीक है, और एग्ज़ाम से पहले कम से कम 10-15 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड वगैरह भी वो मिल जाएगा, जो कि अभी तक कोई भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है। बट मोस्ट प्रोबेबली जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में, फर्स्ट टू सेकंड वीक में एग्ज़ाम होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पूरा जो सीरीज़ था एपिसोड नंबर 1, 2 और 3 का, ये आपने पूरा देखा होगा और पूरा अच्छे से समझा होगा और आपको क्लैरिटी हो गई होगी। फिर भी अगर किसी चीज़ में अगर आप लोगों को समझने में कुछ भी इशू आया होगा या मेरे समझाने से नहीं समझ में आया होगा तो आप नीचे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में और इन डेप्थ और डिटेल्ड वीडियो मैं बना दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।